अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू और सब्ज जादूगर। उमरू यार घर से निकलकर बाजार की तरफ जा रहा था ताकि दोपहर के खाने के लिए कोई सब्जी खरीद लाए। इत्तफाक से रास्ते में उसे जमीन पर एक ककड़ी दिखाई दी। ककड़ी हरी और बिल्कुल ताज़ा लगती थी। उमरू ने ककड़ी उठाई और सोचने लगा कि शायद किसी राहगीर के हाथ से ककड़ी वहां गिरी है और राहगीर को पता नहीं चला। घर पहुंचकर उस राहगीर को पता चलेगा कि ककड़ी कहीं गिर गई है तो बेचारा बेहद परेशान होगा। उमरू के दिल में ख्याल आया कि नेकी कमानी चाहिए और ककड़ी को उसके मालिक के पास पहुंचाना चाहिए, लेकिन मालिक का पता चलाना बेहद मुश्किल काम था। इसलिए उमरू ने बेहतर समझा कि उस जगह ठहरकर मालिक का इंतजार करना चाहिए। ककड़ी का मालिक घर पहुंचकर जब ककड़ी को गायब पाएगा तो ककड़ी की तलाश में जरूर इसी रास्ते पर आएगा। चुनाचे उमरू वहीं ठहरकर ककड़ी के मालिक का इंतजार करने लगा। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक उसके हाथ में सरसराहट होने लगी। उमरू ने चौंक कर अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें ककड़ी थी तो वो यकदम घबरा गया, क्योंकि ककड़ी नाग बनकर उसके हाथ में हरकत कर रही थी। उमरू ने बौखलाकर फौरन ही ककड़ी नुमा नाग को जमीन पर फेंक दिया, मगर जमीन पर गिरते ही ककड़ी की शक्ल और रंग का सब्ज नाग दुम के बल खड़ा हो गया। उसके मुंह से कह कहा निकला तो उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। उमरू यार खौफजदा क्यों हो गए हो? डर के मारे तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? नाग ने उमरू से कहा। मेरा तो सिर्फ चेहरा पीला हुआ है, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे सब्ज हो ककड़ी के बच्चे। उमरू ने गुस्से से कहा। मैं ककड़ी का बच्चा नहीं हूं बल्कि सब्ज जादूगर का गुलाम हूं। सब्ज रंग के नाग के मुंह से आवाज सुनाई दी तो उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा। सब्ज जादूगर कौन है? क्या वो भी ककड़ी या खीरे का तुखम है? उमरू ने तेजी से पूछा। तमीज से बात करो उमरू। सब्ज जादूगर तिलिस्म होशरुबा के चौथे शहर तिलिस्म जालूत का गवर्नर है। तुमने गुज़िश्ता साल तिलिस्म होशरुबा में उसके भाई का महल लूटा था। उस वक्त सब्ज जादूगर एक आम सरदार था, लेकिन अब शहनशाह अफरासियाब ने उसे तिलिस्म जालूत का गवर्नर बना दिया है और सब्ज जादूगर ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि तुम फौरी तौर पर उसके भाई की लूटी हुई दौलत उसके भाई को पहुंचा दो, वरना वो तुम्हारे शहर पर हमला करके तुम समेत यहां बसने वाले तमाम लोगों को कत्ल कर डालेगा। सब्ज नाग ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। अच्छा तो ये चक्कर है, लेकिन वो दौलत तो मैंने खर्च कर डाली है। अब किसी और को लूटकर उसके भाई का नुकसान पूरा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा तिलिस्मी नाग, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। सब्ज जादूगर ने तुम्हें 1 हफ्ता की मोहलत दी है। तुम 7 दिन के अंदर अंदर उसके भाई की दौलत वापस पहुंचा दो, वरना 8वें दिन तिलिस्म जालूत की फौज तुम्हारे शहर को तबाह बर्बाद करने यहां पहुंच जाएगी। तिलिस्मी नाग ने हतमी लहजे में कहा। कहीं सब्ज जादूगर खुद तो दौलत हासिल नहीं करना चाहता ताकि अपने खजाने में इजाफा कर सके? उमरू ने हंसते हुए कहा। नहीं उमरू, सब्ज जादूगर को दौलत की जरूरत नहीं। तिलिस्म जालूत के खजाने में इतनी दौलत है कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते। तिलिस्म जालूत में बसने वाले तमाम जादूगर और अरकान सल्तनत दौलतमंद हैं। सब्ज जादूगर ने कहा तो उमरू के मुंह में पानी भर आया। उसने दिल में सोचा कि तिलिस्म जालूत के खजाने पर हाथ साफ करना नेकी का काम है, क्योंकि जादूगर दूसरे मुल्कों को लूट कर अपना खजाना भरते हैं। ठीक है सब्ज नाग, अपने आका सब्ज जादूगर को मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर उसके भाई की लूटी हुई दौलत उसे वापस कर दूंगा, लेकिन अगर उसने 7 दिन से पहले मुझे तंग करने या मेरे मुल्क पर हमला करने की कोशिश की तो फिर मैं भी उसके खिलाफ ऐसा खौफनाक कदम उठाऊंगा कि मरने के बाद भी सदियों तक उसकी रूह बिलबिलाती रहेगी। उमरू ने मुसलसल बोलते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा। तो सब्ज नाग यकदम गायब हो गया। उमरू बाजार से तरकारी खरीद कर घर वापस पहुंचा। लो बेगम, तुम खाना पकाओ और खाओ, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, वापस आकर खा लूंगा। उमरू ने तरकारी अपनी बेगम के हवाले करते हुए कहा और अपना घोड़ा खोलकर घर से निकल आया। शहर से बाहर आकर उसने भेस बदला और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। उसका रुख तिलिस्म होशरुबा के शहर तिलिस्म जालूत की तरफ था। वो घोड़े पर सफर करता हुआ तिलिस्म जालूत की सरहद पर जा पहुंचा। ये पहाड़ी इलाका था। उमरू को अंदेशा हुआ कि कहीं उसका घोड़ा फिसल कर किसी गहरी खाई में न गिर जाए। चुनाचे वह घोड़े से उतरा और घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक चट्टान पर 2 सरहदी मुहाफिज बैठे थे। उन्होंने उमरू को देखा तो चट्टान से उतरे और उमरू का रास्ता रोककर खड़े हो गए। अजनबी, कौन हो तुम और इधर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह तिलिस्म जालूत है? एक मुहाफिज ने कड़क कर उमरू से पूछा। तिलिस्म जालूत है तो क्या हुआ? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं, उमरू ने भी गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, क्या तुम कोई जादूगर हो? दूसरे मुहाफिज ने चौंकते हुए कहा। नहीं, मैं घोड़ों का सौदागर हूं और मेरा नाम हातिम भाई है, अरब से आ रहा हूं। उमरू ने बड़े फखर से सीना तान कर कहा। क्या तुम घोड़ों के सौदागर हो और क्या एक घोड़े के साथ सौदागरी करते हो? पहले मुहाफिज ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, जब मैं अपने मुल्क से चला था तो मेरे पास 501 घोड़े थे। मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों को घोड़े बेचता हुआ यहां पहुंचा तो सिर्फ एक घोड़ा बच गया, और यही सबसे कीमती और नायाब घोड़ा है जो मैं तुम्हारे बादशाह की खिदमत में तोहफा के तौर पर मुफ्त पेश करना चाहता हूं। उमरू ने कहा। मुफ्त क्यों?
दूसरे बादशाहों को तुमने घोड़े बेचे हैं तो हमारे बादशाह को मुफ्त में क्यों देना चाहते हो? दूसरे मुहाफिज ने कहा। मजबूरी है। मैंने तुम्हारे मुल्क की खूबसूरती की तारीफ अफरासियाब के दरबार से सुनी थी और मुझे शौक हुआ कि यहाँ की सैर करूँ। मैं इस घोड़े के एवज यहाँ की सैर करना चाहता हूँ। जो भी मेरा शौक पूरा करेगा तो ये घोड़ा मैं उसे दे दूंगा, चाहे वो यहाँ का बादशाह हो या तुम जैसा कोई सिपाही। मेरा मकसद सिर्फ सैर करना है। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों मुहाफिजों ने उमरू के घोड़े का गौर से जायजा लिया। उमरू का घोड़ा वाकई कीमती और आला नस्ल का था। दोनों मुहाफिज लालच में आ गए और उन्होंने आपस में मशवरा किया, ठीक है हातिम भाई, तुम घोड़ा हमें दे दो, इसके एवज हम तुम्हें अपने तिलिस्म की सैर कराने के लिए तैयार हैं। एक मुहाफिज ने कहा, शुक्रिया, लो अब ये घोड़ा तुम्हारा है। उमरू ने खुश होकर कहा और घोड़ा उनके हवाले कर दिया। कालाम जादूगर, तुम हातिम भाई को लेकर शहर की सैर कराओ, मैं घोड़े पर सवारी करता हूँ। तुम वापस आओगे तो तुम भी इस पर सवारी करना। एक मुहाफिज ने दूसरे से कहा जिसका नाम कालाम जादूगर था। आओ हातिम भाई, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ, कालाम जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उमरू उसके हमरा चल दिया। थोड़ी दूर आने के बाद उमरू रुककर बुरी तरह हाँफने लगा। ओह, क्या हुआ हातिम भाई? कालाम जादूगर ने उमरू को हाँफते देखकर हैरत भरे लहजे में पूछा। थक गया हूँ कालाम जादूगर, दिल का मरीज हूँ, पैदल चलने की आदत नहीं है, क्योंकि घोड़ों का सौदागर हूँ और हमेशा घोड़े पर सफर करता हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता, कोई सवारी बना लो, उमरू ने हाँफते हुए कहा। कमाल है, चंद मिनट चलकर ही थक गए हो तुम, कालाम जादूगर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मजबूरी है, मैं हातिम भाई हूँ, हातिम नाई नहीं हूँ कि पैदल चलता रहूं। मेरे लिए सवारी बनाओ वरना मुझे मेरा घोड़ा वापस दे दो, मैं उस पर सवार होकर तुम्हारे बादशाह के पास जाऊंगा, उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो कालाम जादूगर ने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंक मारी और दूसरे लम्हे जमीन पर एक खूबसूरत तिलिस्मी कालीन नमूदार हो गया और वो दोनों उस कालीन पर बैठ गई। कालाम जादूगर ने कालीन को शहर की तरफ उड़ने का हुक्म दिया तो कालीन फिजा में बुलंद हुआ और एक तरफ उड़ने लगा। कालाम जादूगर, मैंने सुना है कि तिलिस्म जालूत के जादूगर बहुत दौलतमंद हैं, लेकिन तुम तो मुझे गरीब लगते हो, शायद तुम्हारा कोई महल या मकान नहीं और तुम झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हो। चंद लम्हों बाद उमरू ने कालाम जादूगर से कहा, नहीं हातिम भाई, शहर में मेरा शानदार महल है। कालाम जादूगर ने बड़े गरूर भरे लहजे में कहा। अच्छा, मैं देखूंगा कि तुम्हारा महल किस रंग का है और वहां कौन कौन रहता है, उमरू ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। महल में सिर्फ मैं और मेरी बीवी सैलाब जादूगरनी रहती है। मेरा महल सुरख रंग के कीमती पत्थरों से बना हुआ है, कालाम जादूगर ने कहा। खैर देख लूंगा, फिलहाल तो मुझे भूख लगी है, उमरू ने अपनी जंबील से बर्फी का लिफाफा निकालते हुए कहा। यह बर्फी मुझे इराक के बादशाह ने तोहफा के तौर पर दी थी, तुमने ऐसी लजीज बर्फी पहले कभी नहीं खाई होगी। उमरू ने बर्फी का एक टुकड़ा निकालकर कालाम जादूगर के हाथ पर रखते हुए कहा। तो बर्फी देखकर कालाम जादूगर के मुंह में पानी भर आया। उसने बड़े शौक से बर्फी खाई, मगर दूसरे ही लम्हे उसका सर चकराया और वो बेहोश होकर कालीन पर लुढ़क गया, क्योंकि बर्फी नशावर थी। उमरू ने बर्फी का लिफाफा वापस जंबील में रखा और कालाम जादूगर का लिबास उतारकर खुद पहन लिया। फिर जंबील से रंगो रोगने या यारी निकालकर खुद को कालाम जादूगर का हमशक्ल बनाया और कालाम जादूगर के हाथ पांव बांधने के बाद उसकी जुबान में सुई पैवस्त करके उसे अपनी जंबील में कैद कर लिया। अब वो खुद कालाम जादूगर दिखाई दे रहा था। गर्दाब जादूगर अपने घोड़े पर सवार होकर दूसरे इलाके में गश्त कर रहा था कि अचानक उसे फिजा में एक कालीन उड़ता हुआ दिखाई दिया जो शहर की तरफ जा रहा था। गर्दाब जादूगर ने कालीन पर बैठे कालाम जादूगर को पहचान लिया और उसे गुस्सा आया कि कालाम जादूगर अपना फर्ज अंजाम देने की बजाय शहर जा रहा है। चुनाचे गर्दाब जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर कालीन की तरफ फूंक मारी तो कालीन का रुख तब्दील हो गया और कालीन उसकी तरफ आने लगा। करीब आकर तिलिस्मी कालीन गर्दाब जादूगर के सामने जमीन पर उतरा। ओ बदबख्त कालाम, तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? गर्दाब जादूगर ने कालीन पर बैठे कालाम जादूगर से गुस्सीले लहजे में कहा। हजूर, मेरी आंखों में कुकरे पड़ गई हैं, साफ दिखाई नहीं दे रहा, यह नहीं पता चल रहा कि आप कौन हैं और गधे पर कहाँ जा रहे हैं, कालाम जादूगर ने पलकें झपकाते हुए कहा। बको मत, मैं सरदारी मुहाफिजों का सालार गर्दाब जादूगर हूं और यह तिलिस्मी घोड़ा है, गधा नहीं, गर्दाब जादूगर ने गुर्राते हुए कहा। तो कालाम जादूगर घबरा गया। ओह गुस्ताखी मुआफ हजूर, मैं अपनी आंखों का इलाज कराने शहर जा रहा हूं, अगर आप मुझे आज की छुट्टी दे दें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूंगा और आपको एक अनोखा तोहफा पेश करूंगा जिसे देखकर आपकी बेगम बेहद खुश होगी, कालाम जादूगर ने मौत दबाना लहजे में कहा। कौन सा तोहफा? गर्दाब जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। तो कालाम जादूगर ने अपनी जेब से एक शीशी निकाल ली। ये सुलेमानी इतर है, कालाम जादूगर ने शीशी गर्दाब जादूगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस इतर में क्या खास बात है जिससे मेरी बेगम खुश होगी? ये तो बाजार में आम मिल जाता है, गर्दाब जादूगर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं हजूर, ये आम नहीं, खास इतर है, इसे गंजा देवपरिस्तान के पहाड़ों से तलाश करके कोहे काफ की मलका को पेश करने जा रहा था। दरअसल ये इतर मलका बल्कीस इस्तेमाल करती थी। एक मर्तबा वो तख्ते सामरी पर कहीं जा रही थी
कि इतर की शीशी तख्त से फिसल कर एक गहरी खाई में जा गिरी और मलका बिल्किस के हुक्म पर गंजा देव उस शीशी को तलाश करने लगा। गंजे देव को शीशी तलाश करने में 7 बरस लग गए, तब उसे शीशी मिली। कालाम जादूगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ओह, 7 साल बाद वो शीशी तलाश करने में कामयाब हुआ? गर्दाब जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ हजूर, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तारीखी और ख़ास अहमियत का हामिल इतर है। मैंने इत्तफाकन गंजे देव को देखा तो उसे जादू के जरिए गिरफ्तार करके उसके हाथ से इतर छीन लिया और गंजे देव को उल्लू बना दिया। मेरा इरादा है कि ये इतर अपने बादशाह को पेश करूं और वह खुश होकर मुझे इनाम के तौर पर सिपा सालार बना देगा। कालाम जादूगर ने इतर की तारीफ करते हुए कहा। कालाम जादूगर से इतर की इस कदर तारीफ सुनकर गर्दाब जादूगर बेहद खुश हुआ। फिर तो वाकई ये जबरदस्त इतर होगा। तुम इतर मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें अपना नायब सालार बना देता हूँ, गर्दाब जादूगर ने नरम लहजे में कहा। हजूर, मुझे मंजूर है। आप मुझे ये लिख कर दें कि आपने मुझे अपना नायब सालार बना दिया है, कालाम जादूगर ने आमादगी जाहिर करते हुए कहा। लिख कर देने की क्या जरूरत है कालाम जादूगर? गर्दाब जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। दरअसल मैं अपनी बीवी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने वाकई मुझे अपना नायब सालार मुकर्रर कर दिया है, कालाम जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, लाओ कागज कलम, मैं अभी लिख देता हूँ, गर्दाब जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कालाम जादूगर ने फौरन अपनी जेब से कागज और कलम निकालकर गर्दाब जादूगर को दे दिया। गर्दाब जादूगर ने कागज पर कुछ लिखा और कागज कालाम जादूगर के हवाले कर दिया। आज से मैंने कालाम जादूगर को अपना नायब सालार मुकर्रर कर दिया है। कालाम जादूगर ने कागज पर लिखी तहरीर बुलंद आवाज में पढ़ी। हजूर, इस पर अपने दस्तखत और मोहर तो लगा दीजिए, कालाम जादूगर ने कागज गर्दाब जादूगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो गर्दाब जादूगर ने कागज पर अपने दस्तखत किए और फिर अपनी अंगूठी से कागज पर मोहर लगा दी। ये लो कालाम जादूगर, लेकिन किसी को यह मत बताना कि मैंने सुलेमानी इतर के इवज तुम्हें अपना नायब सालार बनाया है। और हाँ, गंजे देव ने इस इतर का कोई खास फायदा बताया था या नहीं? गर्दाब जादूगर ने कागज कालाम जादूगर के हाथ में देते हुए पूछा। बिल्कुल बताया है हजूर, गंजे देव ने कहा था कि इस इतर को लगाने या सूंघने से आदमी जिंदगी भर बीमारियों से महफूज रहता है, कालाम जादूगर ने सर हिलाते हुए कहा और इतर की शीशी गर्दाब जादूगर के हवाले कर दी। अच्छा, मैं जरा सूंघ लूं, फिर तुम ये इतर मेरे महल में जाकर मेरी बीवी सांगी जादूगरनी को दे देना, क्योंकि मैं तो अब रात को ही वापस शहर जाऊंगा। और हाँ, तुम कल अपनी नई ड्यूटी पर जरूर आ जाना, गर्दाब जादूगर ने इतर की शीशी खोलते हुए कहा और फिर उसने शीशी नाक से लगाई, लेकिन सूंघते हुए बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। कालाम जादूगर ने जल्दी से शीशी उसके हाथ से लेकर जंबील में डाली, क्योंकि वो इतर नशावर था और कालाम जादूगर के रूप में उमरू यार था। उमरू ने कालीन लपेट कर जंबील में डाला और गर्दाब जादूगर का लिबास उतार कर पहन लिया और फिर उसने रंगो रोगने या यारी से खुद को गर्दाब जादूगर का हम शक्ल बनाया और गर्दाब जादूगर के हाथ पांव बांधकर उसकी जुबान में एक सुई पैवस्त करके उसे करीबी वाक्य एक तंगो तारीख गार में डाल दिया। इसके बाद उमरू गर्दाब जादूगर के तिलिस्मी घोड़े पर सवार हुआ और इसे गर्दाब जादूगर के महल की तरफ चलने का हुक्म दिया। तो तिलिस्मी घोड़ा पलटा और हवा की रफ्तार से शहर की तरफ दौड़ने लगा। गर्दाब जादूगर की बीवी सांगी जादूगरनी अपने महल के एक कमरे में बैठी अपने बाल संवार रही थी कि अचानक गर्दाब जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। सांगी जादूगरनी ने उसे देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि उसे इस वक्त गर्दाब जादूगर के आने की तवक्को नहीं थी। सरताज, खैरियत तो है? आज आप शाम से पहले ही घर लौट आए हैं, सांगी जादूगरनी ने गर्दाब जादूगर से हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ सांगी बेगम, मगर तुम इस वक्त क्यों सिंगार कर रही हो? गर्दाब जादूगर ने पूछा। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज तिलिस्म के हाकिम की बेटी की मंगनी है और मुझे भी मंगनी की तकरीब में मदऊ किया गया है, सांगी जादूगरनी ने कहा। अच्छा, फिर तो वहां बहुत जादूगरनियां होंगी, क्या मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकता? गर्दाब जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वहां तमाम वजीरों मशीरों और अफसरों की बेगमात होंगी और औरतों की तकरीब में सिर्फ औरतें ही जा सकती हैं, किसी मर्द को वहां जाने की इजाज़त नहीं है, सांगी जादूगरनी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है बेगम, मगर तुमने इतर क्यों नहीं लगाया? दूसरी औरतें क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? गर्दाब जादूगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लो, इतर तो मैंने लगा रखा है, क्या तुम्हें खुशबू नहीं आ रही? सांगी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशबू तो आ रही है बेगम, लेकिन बहुत हल्की है। तुम्हें सुलेमानी इतर लगाना चाहिए जो परिस्तान की मलका लगाती है, गर्दाब जादूगर ने हंसते हुए कहा। अब परिस्तान से इतर लेने कौन जाए सरताज, इतना वक्त नहीं है, मगर तुम्हें इस इतर का किसने बताया है? सांगी जादूगरनी ने कहा। दरअसल मैं आज सरहद पर गश्त करने गया तो वहां से परिस्तान की मलका का तख्त गुजर रहा था। मैंने मलका का तख्त रोक लिया और सख्त लहजे में पूछगिछ की कि वो हमारे मुल्क की सरहद से क्यों गुजरी है। तो मलका परिस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे रिश्वत के तौर पर अपना इतर दिया और मैंने उसे मुआफ करके छोड़ दिया। इस वक्त मैं वही इतर तुम्हें देने के लिए आया हूँ, गर्दाब जादूगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। अच्छा, क्या इस इतर में कोई खास बात है सरताज?
सांगी जादूगरनी ने खुश होते हुए पूछा। खास बात यह है कि शाह परिस्तान के हुक्म पर परिस्तान के तमाम इतर फरोशों ने मिलकर कई सालों की मेहनत से ये इतर तैयार किया था। इस इतर की खुशबू के सामने तकरीब में शरीक तमाम खवातीन के इतर मांद पड़ जाएंगे। गर्दाब जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत अंगेज, कहाँ है वो परिस्तानी इतर? सांगी जादूगरनी ने मुसरत भरे लहजे में पूछा तो गर्दाब जादूगर ने अपनी जेब में हाथ डालकर इतर की शीशी निकाली और शीशी का ढक्कन खोला तो सांगी जादूगरनी ने शीशी लेने के लिए बेख्तियार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। पहले सूंघ तो लो बेगम, कितनी तेज और मशहूर कर देने वाली खुशबू है। गर्दाब जादूगर ने हंसकर कहा और शीशी सांगी जादूगरनी की नाक से लगा दी। सांगी जादूगरनी ने जोर से सूंघा और चकराकर फर्श पर गिर गई। वह बेहोश हो चुकी थी क्योंकि इतर नशावर था और गर्दाब जादूगर के रूप में उम्र यार था जिसने खुद को गर्दाब जादूगर का हमशक्ल बना रखा था। उम्र यार ने जल्दी से सांगी जादूगरनी के हाथ पांव बांधे और उसकी जुबान में सुई पेवस्त कर दी और फिर रंगो रोगने यारी से उम्र ने खुद को सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बनाया और अलमारी से एक जनाना लिबास निकाल कर पहन लिया। उसने सांगी जादूगरनी को पलंग के नीचे छुपाया और इत्मीनान से महल की तलाशी लेने लगा। महल के एक कमरे में उसे दौलत से भरे चंद संदूक दिखाई दिए तो उमरू ने सारी दौलत अपनी जंबील में भर ली और फिर महल से बाहर आया जहां दरबान मौजूद था। दरबान? कालाम जादूगर का महल किस तरफ है? उमरू ने सांगी जादूगरनी की आवाज में दरबान से पूछा। आपके महल के पीछे कालाम जादूगर का महल है, दरबान ने मौदबाना लहजे में पूछा। तो उमरू वहां से चल दिया। वो गर्दाब जादूगर के महल की अकबी जानिब आया तो वहां उसे सुरख पत्थरों वाला महल दिखाई दिया। वह सरहदी मुहाफिज कालाम जादूगर का महल था। उमरू उस महल के दरवाजे पर पहुंचा जहां एक दरबान मौजूद था। दरबान ने उसे सांगी जादूगरनी समझकर अदब से सलाम किया। सैलाब जादूगर से कहो कि सालार गर्दाब जादूगर की बीवी उसे मिलने आई है, उमरू ने सांगी जादूगरनी की आवाज में दरबान से कहा। तो दरबान महल के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हमरा एक और जवान औरत थी जो यकीनन सैलाब जादूगरनी ही थी। वाह, मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मेरे शौहर के अफसर की बेगम मुझे मिलने आई है। आओ अंदर आ जाओ, सैलाब जादूगरनी ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो उमरू उसके साथ महल में दाखिल हो गया। सैलाब जादूगरनी उमरू को एक कमरे में ले आई और उमरू को कुर्सी पेश की। उमरू कुर्सी पर बैठ गया। सैलाब जादूगरनी कमरे से बाहर चली गई। चंद लम्हों बाद वह शरबत ले आई। उसने बड़े अदब से उमरू को शरबत पेश किया। उमरू ने शरबत पिया जो काफी खुश जायका था। सैलाब जादूगरनी, मैं गवर्नर सब्ज जादूगरनी की बेटी की मंगनी में जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं, उमरू ने सांगी जादूगरनी की आवाज में कहा। मगर मैं कैसे जा सकती हूं? वहां तो सिर्फ अफसरों और सरदारों की बेगमात को मदऊ किया गया है। मेरा शौहर कोई अफसर नहीं बल्कि एक आम सिपाही है, सैलाब जादूगरनी ने अफसरदा लहजे में कहा। नहीं सैलाब जादूगरनी, तुम आम सिपाही की नहीं बल्कि एक अफसर की बीवी हो, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आप क्या कह रही हैं? सैलाब जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं ठीक कह रही हूँ सैलाब जादूगरनी, मेरे शौहर गर्दाब जादूगर ने तुम्हारे शौहर कलाम जादूगर को अपना नायब सालार मुकर्रर किया है, उमरू ने हंसकर कहा और जेब से वो कागज निकालकर सैलाब जादूगरनी को दिखाया जिस पर गर्दाब जादूगर ने लिखा था कि आज से कालाम जादूगर को उसने अपना नायब सालार मुकर्रर किया है। कागज पर लिखी तहरीर पढ़कर सैलाब जादूगरनी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हाय, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरा शौहर कालाम जादूगर भी अफसर बन गया है, सैलाब जादूगरनी ने चहकते हुए कहा। अच्छा, अब तुम जल्दी से श्रृंगार करो और नया लिबास पहन लो, उतनी देर में तुम्हारे महल की सैर करती हूँ, उमरू ने कहा और कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह महल के मुख्तलिफ कमरों में घूमने लगा। आखिर एक कमरे में उसे सोने चांदी से भरे चंद संदूक नजर आए। उसने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और सारा सोना चांदी अपनी जंबील में भरने लगा। अपने कमरे में सैलाब जादूगरनी श्रृंगार करते हुए खुश हो रही थी कि उसका शौहर नायब सालार बन गया है। अब एक आम सिपाही की बजाय एक अफसर की बीवी की हैसियत से सांगी जादूगरनी के हमरा गवर्नर सब्ज जादूगरनी की बेटी की मंगनी में शिरकत करने जा रही है। थोड़ी देर बाद वह नया लिबास पहनकर जाने के लिए तैयार हो गई और उसी लम्हे सांगी जादूगरनी कमरे में दाखिल हुई। बहुत खूबसूरत लग रही हो सैलाब जादूगरनी, आओ गवर्नर के महल चलें, सांगी जादूगरनी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो सैलाब जादूगरनी उसके हमरा चल दी। फिर वो दोनों महल से बाहर आ गईं। सैलाब जादूगरनी, क्या तुम सैलाब की तरह बहती हुई गवर्नर महल जाओगी? सांगी जादूगरनी ने पूछा। मैं समझी नहीं सांगी बेगम, सैलाब जादूगरनी ने चौंकते हुए कहा। अरे, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि सरदारों और अफसरों की बेगमात इतनी बड़ी तकरीब में पैदल जाना अपनी तौहीन समझती हैं? तुम भी अब अफसर की बीवी हो इसलिए कोई सवारी बना लो, सांगी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा। माफ़ करना, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरा शौहर आज ही अफसर बना है, सैलाब जादूगरनी ने शर्मिंदा होकर कहा और एक मंत्र पढ़कर जमीन की तरफ हाथ से इशारा किया तो फौरन ही जमीन से घोड़े जैसी जिसामत वाला खूबसूरत मोर निकल आया। वह दोनों मोर की पुश्त पर सवार हुई तो सांगी जादूगरनी आगे बैठी और सैलाब जादूगरनी उसके पीछे। सैलाब जादूगरनी ने तिलिस्मी मोर को गवर्नर के महल चलने का हुक्म दिया तो मोर फिजा में बुलंद हुआ और एक तरफ उड़ने लगा। चंद लम्हों बाद तिलिस्मी मोर गवर्नर के महल के दरवाजे पर उतर गया।
मोर को यहीं ठहरने का हुक्म दे दो। वापसी पर इसी पर चलेंगे तो दूसरी बेगमात पर अच्छा असर पड़ेगा। सांगी जादूगरनी ने सैलाब जादूगरनी से कहा। तिलिस्मी मोर, हमारी वापसी तक यहीं ठहर कर इंतजार करो। सैलाब जादूगरनी ने तिलिस्मी मोर को हुक्म देते हुए कहा और फिर वो दोनों मोर से उतरी और महल में दाखिल हो गईं। शाही महल के वसीयरी सहन में शामियानों के नीचे 20 औरतें कुर्सियों पर बैठी थीं। 2 रकासाएं नाच गा रही थीं। सांगी जादूगरनी और सैलाब जादूगरनी भी कुर्सियों पर बैठकर रक्स देखने लगीं। जरा मालूम करके आओ कि खाने पीने का भी कोई इंतजाम है या नहीं, खाने में क्या देंगे और शरबत के मटके कहाँ हैं। सांगी जादूगरनी ने सैलाब जादूगरनी से सरगोशी के अंदाज में कहा। कोई मुझे पहचान न ले, सैलाब जादूगरनी ने डरते हुए कहा। कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि तुम पहली बार यहां आई हो। तुम सिर्फ ये मालूम करके आओ कि खाने पीने का सामान कहाँ रखा है। सांगी जादूगरनी ने आहिस्ता से कहा तो सैलाब जादूगरनी कुर्सी से उठकर चली गई और सांगी जादूगरनी रक्स देखने लगी। चंद मिनट बाद सैलाब जादूगरनी वापस आती दिखाई दी तो सांगी जादूगरनी उठी और हजूम से निकलकर सैलाब जादूगरनी के करीब पहुंच गई। शामियानों के अकब में बिरयानी की देगें तैयार पड़ी हैं। शरबत संदल के भी कई मटके रखे हैं। मंगनी की रस्म अदा करने से पहले मेहमानों को बिरयानी और शरबत पेश किया जाएगा। सैलाब जादूगरनी ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, वहां खाने पीने की निगरानी कौन कर रहा है? सांगी जादूगरनी ने पूछा। निगरानी करने वाली कनीजें नाच देखने में मसरूफ हैं। वहां सिर्फ एक कनीज बैठी है, सैलाब जादूगरनी ने कहा। ठीक है, तुम यहां ठहरो, मैं जरा बिरयानी चख कर आती हूँ कि कैसी है। मसाला तेज है या हल्का? क्योंकि तेज मसाले से मुझे हैजा हो जाता है और शरबत मीठा हो तो पेट में आंते बल खाने लगती हैं। सांगी जादूगरनी ने कहा तो सैलाब जादूगरनी को बेहद हैरत हुई। सांगी जादूगरनी शामियानों के अकब में गई तो वहां बिरयानी की देगें और शरबत के मटके रखे हुए थे और एक कनीज वहां खाने पीने के सामान की निगरानी कर रही थी। उस कनीज ने सांगी जादूगरनी को देखा तो सलाम किया। अरे नेक बख्त, सारी कनीजें रक्स देख रही हैं और तुम यहां बैठी हो, क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता? सांगी जादूगरनी ने हंसकर कहा। क्या करूं बेगम साहिबा, यहां खाने की देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं, मैं कैसे जा सकती हूं? कनीज ने बेचारगी से कहा। दिल मैला ना करो, जाओ रक्स देखो, मैं कुछ देर यहां ठहरती हूं। सांगी जादूगरनी ने हमदर्दाना लहजे में कहा तो कनीज खुश हो गई और रक्स देखने चली गई। सांगी जादूगरनी के भेस में उम्र अय्यार था। कनीज के जाने के बाद उसने जंबील से सफूफे बेहोशी निकाला और बिरयानी की देगों में छिड़क कर कफगीर से मिला दिया। फिर उसने शरबत के मटकों में भी सफूफे बेहोशी घोल दिया और वापस सैलाब जादूगरनी के पास आकर रक्स देखने लगा। चंद मिनट बाद रक्स खत्म हुआ और तमाम औरतें कुर्सियों पर बैठ गईं तो कनीज़ें बिरयानी और शरबत मेहमान खवातीन में तकसीम करने लगीं। सब औरतें खाने में मसरूफ़ हो गईं। सैलाब जादूगरनी भी बिरयानी खाने लगी मगर उमरू ने बिरयानी ना खाई। तुम भी खाओ, बहुत लजीज बिरयानी है, सैलाब जादूगरनी ने उमरू से कहा जो सांगी जादूगरनी बना हुआ था। नहीं सैलाब जादूगरनी, मैं चख कर आई हूँ, बिरयानी में मसाला तेज़ है और शरबत भी बहुत मीठा है। मैं नहीं खाऊंगी, अगर मैंने खा लिया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, उमरू ने सांगी जादूगरनी की आवाज़ में कहा। तमाम खवातीन ने बिरयानी खाई और शरबत संदल पिया मगर चंद लम्हों बाद ही वो सब बेहोश हो गईं। तब उमरू अपनी कुर्सी से उठा और औरतों के जेवरात उतार उतार कर अपनी जंबील में भरने लगा। तमाम औरतों के जेवरात उतारने के बाद उमरू महल से बाहर आया और महल के दरवाजे के सामने खड़े तिलिस्मी मोर पर सवार होकर उसे सांगी जादूगरनी के महल चलने का हुक्म दिया। तो तिलिस्मी मोर फिजा में बुलंद हुआ और सांगी जादूगरनी के महल की तरफ परवास करने लगा। चंद लम्हों बाद तिलिस्मी मोर सांगी जादूगरनी के महल में उतरा तो उमरू ने मोर को वहां ठहरने का हुक्म दिया और खुद मोर से उतरकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। सांगी जादूगरनी के कमरे में आकर वह रंगो रोगने अयारी से अपनी शक्ल तब्दील करने लगा। गवर्नर सब्ज जादूगर की बेटी की मंगनी तिलिस्म के एक वजीर तूफान जादूगर से होने वाली थी। तूफान जादूगर मंगनी की रस्म के लिए बन ठनकर और कीमती लिबास पहनकर अपने चंद साथियों के हमरा शाही महल पहुंचा। वो महल में दाखिल हुआ तो शामियानों के नीचे तमाम खवातीन को बेहोश देखकर बेहद परेशान हुआ और सोचने लगा कि आखिर क्या चक्कर है, मेहमान खवातीन कैसे बेहोश हुई। इतने में गवर्नर सब्ज जादूगर खुद भी मंगनी में शिरकत के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसे भी हैरत हुई। उसने सिपाहियों को तलब करके हुक्म दिया कि बेहोश औरतों को होश में लाया जाए। सिपाही औरतों पर पानी छिड़कने लगे और फिर जल्द ही तमाम औरतों को होश आ गया, लेकिन वह अपने जेवरात गायब पाकर चीखने चिल्लाने और रोने पीटने लगी। अरे हम लुट गईं, हाय हम बर्बाद हो गईं, हमारे जेवरात लूट लिए गए। औरतें चिल्ला चिल्ला कर वावेला करने लगीं। मगर सिर्फ मेहमान औरतों के ही जेवरात नहीं लूटे गए थे, बल्कि गवर्नर की मलका और बेटी के जेवरात भी गायब थे। तुम सबको किसने बेहोश किया है? किसने तुम्हारे जेवरात लूटे हैं? गवर्नर सब्ज जादूगर ने गुस्सीले लहजे में उनसे पूछा। हमें क्या मालूम, हमने तो बिरयानी खाई और शरबत पिया था, उसके बाद कुछ होश नहीं रहा, एक औरत ने रोते हुए कहा। तो सब्ज जादूगर एक मंत्र पढ़कर बर्तनों में बची हुई बिरयानी और शरबत पर फूंक मारी तो उसमें सफूफ दिखाई देने लगा। सब्ज जादूगर ने एक सिपाही को वह सफूफ चखने का हुक्म दिया।
सिपाही ने सफूफ चखा तो वह फौरन ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सब्ज जादूगर समझ गया कि सफूफ नशावर है जो बिरयानी और शरबत में मिलाया गया था। सब्ज जादूगर ने उन कनीजों का तलब किया जो खाने की निगरानी पर मामूर थीं। सब्ज जादूगर के हुक्म पर कोतवाल उन कनीजों को मारने पीटने और पूछने लगा कि बिरयानी और शरबत में सफूफे बेहोशी किसने मिलाया था। हजूर, अगर हम में से कोई खाने पीने में सफूफ मिलाती तो वह खुद न खाती। ये कसूर शाही बावर्चियों ने किया है, जिन्होंने बिरयानी और शरबत तैयार करके यहाँ भेजा है। एक कनीज ने चीखते हुए कहा तो सब्ज जादूगर के हुक्म पर सिपाही बावर्चियों को पकड़ कर ले आए। सब्ज जादूगर ने शाही बावर्चियों से पूछगिछ की, मगर बावर्चियों ने कस्में खाकर कहा कि उन्होंने खाने पीने में सफूफ नहीं मिलाया। तो सब्ज जादूगर ने मंत्र पढ़कर एक रस्सी पर फूंका और रस्सी का फंदा बन गया। जिसने भी बिरयानी और शरबत में सफूफ मिलाने का जुर्म किया है, फंदा उसकी गर्दन में जा पड़े। सब्ज जादूगर ने गुस्से में कहा और फिर उसने बावर्चियों और कनीजों को एक कतार में खड़ा करके रस्सी का फंदा फिजा में उछाला। फंदा बुलंदी से नीचे गिरने लगा, लेकिन वह फंदा किसी कनीज या बावर्ची की गर्दन पर गिरने की बजाय सब्ज जादूगर के कदमों में आ गिरा। तो सब्ज जादूगर हैरान रह गया। इसका मतलब है कि तुम सब बेकसूर हो, लेकिन आखिर किसी ने तो खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई होगी और मेहमान खवातीन के बेहोश होने के बाद उनके जेवरात लूट लिए। दरबान को हाजिर किया जाए। सब्ज जादूगर ने परेशान लहजे में कहा तो सिपाही दरबान को पकड़कर अंदर ले आए। तुम बताओ, तुमने खाने पीने के दौरान किस किस औरत को महल से बाहर जाते देखा था? सब्ज जादूगर ने दरबान से पूछा। हजूर, मैंने सिर्फ सांगी जादूगरनी को देखा था। वो महल से बाहर आई और अपने तिलिस्मी मोर पर बैठकर चली गई। दरबान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सैलाब जादूगरनी भी रो रही थी क्योंकि उसके जेवरात भी गायब थे। दरबान की बात सुनकर वो चौंकी और समझ गई कि हो ना हो सांगी जादूगरनी ही कसूरवार है, क्योंकि वही बिरयानी और शरबत चखने गई थी। फिर खाना तकसीम हुआ तो सांगी जादूगरनी ने कुछ नहीं कहा और औरतों को बेहोश करने के बाद वही बाहर गई। लेकिन सैलाब जादूगरनी ने सब्ज जादूगर को कुछ बताने की बजाय खामोश रहना बेहतर समझा, क्योंकि अव्वल तो वहां कोई उससे वाकिफ नहीं था। फिर अगर वो बोलती तो दरबान उसे पहचान कर सब्ज जादूगर को बता देता कि वो सांगी जादूगरनी के हमरा तिलिस्मी मोर पर सवार होकर यहाँ आई थी। लेकिन सांगी जादूगरनी अकेली इतनी लूट मार कैसे कर सकती है? क्या उसके साथ कोई मर्द भी आया था? सब्ज जादूगरनी ने दरबान से पूछा। नहीं हजूर, मर्द तो कोई नहीं, अलबत्ता सैलाब जादूगरनी आई थी, वो खड़ी है। दरबान ने सैलाब जादूगरनी की तरफ इशारा करके कहा। तो सब्ज जादूगर ने जल्दी से सैलाब जादूगरनी की तरफ देखा और सैलाब जादूगरनी खौफ से कांपने लगी। तुम कौन हो सैलाब जादूगरनी? सब्ज जादूगर ने उसे अजनबी निगाहों से देखते हुए पूछा। मैं कालाम जादूगर की बीवी हूं हजूर, सैलाब जादूगरनी ने घबराई हुई आवाज में कहा। अच्छा, वो सरहदी मुहाफिज। मगर तुम सांगी जादूगरनी के हमरा यहाँ क्यों आई थी? किसने तुम्हें दावत दी थी? सब्ज जादूगर ने सैलाब जादूगरनी को घूरते हुए उसीले लहजे में पूछा तो वह और भी घबरा गई। आलिजा मैं खुद नहीं आई थी, मुझे तो सांगी जादूगरनी अपने साथ लाई थी, सैलाब जादूगरनी ने रोते हुए कहा। मगर क्यों, जबकि तुम एक आम सिपाही की बीवी हो और यहाँ सिर्फ अफसरों की बेगमात को बुलाया गया था? सब्ज जादूगर ने कड़कदार लहजे में पूछा। हजूर, सांगी जादूगरनी ने मेरे घर आकर मुझसे कहा था कि अब मैं अफसर की बीवी हूं, इसलिए मंगनी में चलूं। सांगी जादूगरनी के शौहर गर्दाब जादूगर ने मेरे शौहर कालाम जादूगर को अपना नायब सालार मुकर्रर किया है। सैलाब जादूगरनी ने आंसू बहाते हुए कहा। झूठ बकती हो तुम। गर्दाब जादूगर मुझसे इजाजत लिए बगैर कभी किसी को अफसर नहीं बना सकता, सब्ज जादूगर ने उसे डांटते हुए कहा। आप यकीन करें जनाब, मुझे सांगी जादूगरनी ने वो कागज भी दिखाया था जिस पर गर्दाब जादूगर ने लिखा था कि वो आज से कालाम जादूगर को अपना नायब सालार मुकर्रर करता है। इस तहरीर के साथ गर्दाब जादूगर के दस्तखत और मोहर भी लगी हुई थी। सैलाब जादूगर ने कहा। आलिजा, आप जादू के जरिए मालूम करें कि सांगी जादूगरनी ने यहाँ लूटमार क्यों की और गर्दाब जादूगर ने एक आम सिपाही को यकदम नायब सालार के ओहदा पर तरक्की क्यों दी, जबकि उसे यह इख्तियार हासिल नहीं था? करीब खड़े गाफिल जादूगर ने सब्ज जादूगर से मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो सब्ज जादूगर ने सर हिलाया और एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो फौरन ही वहां एक पुतला नमूदार हो गया। वो तिलिस्मी पुतला कागज का बना हुआ था। सब लोग तिलिस्मी पुतले को गौर से देखने लगे। क्या हुक्म है मेरे आका? तिलिस्मी पुतले ने सब्ज जादूगर के सामने सर झुकाते हुए कहा। सांगी जादूगरनी कहाँ है? क्या उसका शौहर गर्दाब जादूगर सरहद पर गया हुआ है या नहीं? सब्ज जादूगर ने पुतले से पूछा। सांगी जादूगरनी अपने महल में आका, लेकिन गर्दाब जादूगर उम्र यार की कैद में है, तिलिस्मी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। क्या उम्र यार? उमरू ने गर्दाब जादूगर को कैसे कैद कर लिया? उमरू तो अपने मुल्क में था, सब्ज जादूगर ने हैरत से चीखते हुए कहा। नहीं मेरे आका, उमरू सांगी जादूगरनी के महल में है, तिलिस्मी पुतले ने तेजी से कहा। उमरू का नाम सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान परेशान और खौफजदा नजर आने लगे। सब्ज जादूगर हैरान था कि उमरू वहां कैसे और कब पहुंचा, जबकि उसने सुबह सब्ज तिलिस्मी नाक के जरिए उमरू को पैगाम भेजा था। तो उस वक्त उमरू अपने मुल्क में ही था और उमरू ने वादा किया था कि वह एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके भाई की लूटी हुई दौलत वापस तिलिस्म होशरुबा में उसके भाई को पहुंचा देगा।
लेकिन सांगी जादूगरनी ने यहाँ औरतों को बेहोश करके उनके जेवरात क्यों लूटे? सब्ज जादूगर ने तिलिस्मी पुतले से पूछा। आका, लूट मार सांगी जादूगरनी ने नहीं बल्कि उम्र यार ने की है, और उसी ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया। अच्छा, तो ये लूट मार उम्र यार ने की है, लेकिन सांगी जादूगरनी क्यों सैलाब जादूगरनी के महल गई और उसे यहाँ लाई थी? सब्ज जादूगर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। दरअसल सैलाब जादूगरनी का महल लूटने के लिए उम्र यार सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बनकर वहां गया था। उसने सैलाब जादूगरनी की दौलत लूटी और उसे चक्कर देकर यहाँ लाया, क्योंकि वो इस महल का रास्ता नहीं जानता था। तिलिस्मी पुतले ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तो अपनी दौलत लुट जाने का सुनकर सैलाब जादूगरनी एक मर्तबा फिर रोने लगी। लेकिन उमरू सांगी जादूगरनी के महल कैसे जा पहुंचा और वहां उसने क्या किया? सब्ज जादूगर ने गुराते हुए तिलिस्मी पुतले से पूछा। आका, उमरू गर्दाब जादूगर को बेहोश करके और खुद उसका हमशक्ल बनकर सांगी जादूगरनी के महल पहुंचा। वहां उसने सांगी जादूगरनी को बेहोश करके उसकी दौलत लूटी और फिर खुद को सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बनाकर उमरू सैलाब जादूगरनी के पास गया। तिलिस्मी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरू की तिलिस्म जालूत में मौजूदगी का यकीन होने पर सब्ज जादूगर गजबनाक हो गया। कोतवाल, फौरन सांगी जादूगरनी के महल जाओ और उमरू यार को गिरफ्तार करके ले आओ। वो अय्यार चोर सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बना हुआ है। उसने हमें धोखा दिया और मेरे भाई की लूटी हुई दौलत वापस करने का वादा करके यहाँ लूट मार करने पहुंच गया। सब्ज जादूगर ने गुस्से से गुर्राते हुए कोतवाल गाफिल जादूगर को हुक्म देते हुए कहा। तो गाफिल जादूगर फौरन ही चंद सिपाहियों के हमरा सांगी जादूगरनी के महल की तरफ रवाना हो गया। हजूर, हमारे जेवरात उम्र यार से वापस दिलाए जाएं, वरना हमारे शौहर हमें मारेंगे। औरतों ने सब्ज जादूगर से फरियाद करते हुए कहा। फिक्र मत करो, उम्र यार से सबके जेवरात वापस लिए जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम सब हमारी दावत पर यहाँ आई हो। अगर उम्रू से जेवरात ना लिए जा सके तो शाही खजाने से तुम्हें नए जेवरात बनाकर दिए जाएंगे। सब्ज जादूगर ने कहा। आलीजा, क्या हम जेवरात के बगैर वापस घर जाएं? एक और जादूगरनी ने सब्ज जादूगर से पूछा। नहीं, तुम सब फिलहाल यहीं रहो, और उम्र आ जाए तो सब खवातीन मिलकर उम्र को जूते मार मार कर गंजा कर डालो। इसके बाद मैं खुद उसे सजा दूंगा। सब्ज जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो उस मक्कार बुड्ढे को 100 जूते मारूंगी। कमबख्त ने मेरी अंगूठी तक नहीं छोड़ी। सब्ज जादूगर की बीवी ने गुस्सीले लहजे में कहा। और मैं उस कबीस की चूहे जैसी मूंछें नोचूंगी। एक वजीर की बेगम ने गुर्राते हुए कहा। तो दूसरी औरतें भी इसी तरह अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए उमरू की गिरफ्तारी का इंतजार करने लगी। सब्ज जादूगर सोच रहा था कि उससे गलती हुई है। उसे चाहिए था कि अपनी बेटी की मंगनी हो जाने के बाद उमरू को पैगाम भेजता, मगर उसे क्या मालूम था कि उमरू उसकी धमकी सुनने के बाद फौरन लूटमार करने यहां पहुंच जाएगा। कोतवाल गाफिल जादूगर अपने सिपाहियों के हमरा गर्दाब जादूगर के महल पहुंचा तो दरवाजे पर दरबान मौजूद नहीं था। कोतवाल ने दस्तक दी और इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और दरबान बाहर आया। उसने कोतवाल गाफिल जादूगर को सलाम किया। सांगी जादूगरनी कहाँ है? मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। गाफिल जादूगर ने दरबान से सख्त लहजे में कहा। वो तो नशा पीकर सो रही है जनाब, मुश्किल से ही बेदार होंगी। दरबान ने मोदबाना लहजे में कहा। अच्छा, तो वह कमबख्त लूटमार करने के बाद सो रहा है? मैं अभी उसकी आंखें खोलता हूँ। गाफिल जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा। जनाब, सो नहीं रहा, वो सो रही है। दरबान ने जल्दी से कहा। बकौमत अहमक आदमी, वो सांगी जादूगरनी नहीं बल्कि उसका हमशक्ल उम्र अय्यार है, और वह शाही महल में मेहमान औरतों के जेवरात लूट कर आए हैं। गाफिल जादूगर ने दरबान को डांटते हुए कहा तो दरबान सहम गया और गाफिल जादूगर सिपाहियों के हमरा महल में दाखिल हो गया। महल के एक कमरे में पलंग पर सांगी जादूगरनी गहरी नींद सो रही थी। उम्र अय्यार, उठ जाओ, वरना मार मार कर सारा नशा दूर कर दूंगा। गाफिल जादूगर ने गुर्राती हुई आवाज में सांगी जादूगरनी से कहा, मगर सांगी जादूगरनी की आंख ना खुली और ना ही उसके जिस्म में कोई हरकत हुई। जनाब, ये कमबख्त नशा पीकर बेहोशी की नींद सो रहा है, आसानी से नहीं जागेगा। एक सिपाही ने गाफिल जादूगर से मौदबाना लहजे में कहा। ठीक है, इसके हाथ पांव बांधो और उठाकर ले चलो। सब्ज जादूगर के सामने से होश में लाया जाएगा। गाफिल जादूगर ने हुक्म देते हुए कहा। तो सिपाहियों ने सांगी जादूगरनी के हाथ पांव बांधे और कोतवाल गाफिल जादूगर के हमरा वापस चल दिए। चंद मिनट बाद वो लोग शाही महल पहुंचे तो सब लोग उनके मुंतजिर थे। सिपाहियों ने सांगी जादूगरनी को सब्ज जादूगर के कदमों में डाल दिया। बदबख्त कैसे सांगी जादूगरनी का भेष बदलकर उसका हमशक्ल बना हुआ है, जरा भी पहचाना नहीं जाता। सब्ज जादूगर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मगर ये बेहोश क्यों है? सब्ज जादूगर की बीवी ने गुस्सीले लहजे में पूछा। कमबख्त ने लूटमार की खुशी में यहां से जाते ही नशा पी लिया था, नशे में बेहोश है। गाफिल जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। मैं अभी इस हरामखोर का नशा दूर करता हूं। सब्ज जादूगर ने गुस्से से कहा और एक मंत्र पढ़कर सांगी जादूगरनी पर फूंका तो उसे होश आ गया और वह हैरत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उमरू, इन औरतों के जेवरात कहाँ हैं जो तुम लूट कर ले गए थे? जल्दी बोलो।
सब्ज जादूगर ने तहकमाना लहजे में कहा। तो उसके सवाल पर सांगी जादूगरनी हैरत से उछल पड़ी, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। तमाम औरतें उसे गुस्से से घूर रही थीं। सुनो, तुम में से जिस जिसके उम्रू ने जेवरात उतारे हैं वो सब उम्रू को जूते मारें, तब यह खबीस बताएगा कि जेवरात इसने कहाँ छुपाए हैं। सब्ज जादूगर ने तमाम औरतों को मुखातिब करते हुए कहा। तो तमाम औरतों ने अपने अपने जूते उतारे और फिर तड़ तड़ की जोरदार आवाज के साथ सांगी जादूगरनी के सर पर जूतों की बारिश होने लगी। सांगी जादूगरनी के हाथ पांव बंधे हुए थे। वो अपने सर पर पड़ने वाले जूतों की तकलीफ से तड़पने लगी, लेकिन उसके मुंह से ना कोई चीख निकली और ना ही कोई आवाज। चंद ही लम्हों में उसके सर के लंबे लंबे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। उसके जख्मी सर से खून बह रहा था और उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई थी। सब्ज जादूगर के हुक्म पर एक सिपाही ने सांगी जादूगरनी के चेहरे पर पानी डाला तो वो दोबारा होश में आ गई। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। जूते मारने वाली खवातीन पीछे हट गई थीं। जवाब दो उमरू, लूटे हुए जेवरात कहाँ हैं, वरना ये औरतें दोबारा तुम्हारी मुरम्मत शुरू कर देंगी। सब्ज जादूगर ने सांगी जादूगरनी को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, लेकिन सांगी जादूगरनी कुछ न बोली और आंसू बहाती रही। तुम सब गिन गिन कर इस मक्कार के सर पर 10-10 जूते और मारो, तब ये जवाब देगा। सब्ज जादूगर ने औरतों से कहा तो सांगी जादूगरनी ने घबराकर फौरन अपने मुंह से जुबान निकाली और सब्ज जादूगर को दिखाने लगी। आलीजा, उम्रू खबीस आपके आगे जुबान निकालकर बेअदबी कर रहा है, इसकी जुबान काटी जाए। सब्ज जादूगर की बीवी ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन सब्ज जादूगर चौंक पड़ा, क्योंकि सांगी जादूगरनी की जुबान में उसे एक सुई पैवस्त दिखाई दी थी। औरतें जूते संभाल कर दोबारा सांगी जादूगरनी के करीब आ गईं, लेकिन सब्ज जादूगर ने उन्हें इशारे से रोक दिया। उमरू की जुबान से सुई निकाल दो ताकि ये बोल सके। सब्ज जादूगर ने करीब खड़े कोतवाल से तहकमाना लहजे में कहा। तो कोतवाल गाफिल जादूगर आगे बढ़ा और उसने झुककर सांगी जादूगरनी की जुबान से सुई खींच ली। हजूर, मैंने किसी के जेवर नहीं उतारे, सांगी जादूगरनी ने फौरन ही चीखते हुए कहा। बको मत, औरतों की आवाज में बोलकर तुम हमें फरेब नहीं दे सकते, सब्ज जादूगर ने गुराते हुए कहा। मैं उम्र यार नहीं हूं आलीजा, यकीन कीजिए हजूर, सांगी जादूगरनी ने रोते हुए कहा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़े बहरूपी हो। सैलाब जादूगरनी ने बता दिया है कि तुम ही उसके साथ यहां आए थे, सब्ज जादूगर ने गुस्से से कहा। तो सांगी जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़कर अपने हाथ पांव पर फूंक मारी तो बंधी हुई रस्सियां फौरन पानी बनकर बह गईं। सांगी जादूगरनी के हाथ पांव आजाद हो गए। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। हजूर, मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूं और मेरा नाम सांगी जादूगरनी है। आप बेशक जादू के जरिए तस्दीक कर लें, वरना मैं खुद तिलिस्मी पुत्र को तलब करके अपनी सच्चाई की गवाही दिलवाती हूं। सांगी जादूगरनी ने सब्ज जादूगर से मौतबाना लहजे में कहा। ठहरो, हमें जादू से पता चला था कि उमरू सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बना हुआ है। अगर तुम उमरू नहीं हो तो फिर उमरू कहाँ है और किस शक्ल में है, सब्ज जादूगर ने परेशान से लहजे में कहा। तो सांगी जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी तो फौरन फिजा में एक सफेद कबूतर नमूदार होकर सांगी जादूगरनी के कंधे पर आ बैठा। सांगी जादूगरनी को जूते मारने वाली खवातीन हैरान हो रही थी कि सांगी जादूगरनी के रूप में उमरू नहीं था और उन्होंने इस बेचारे को जूते मार मार कर इसका सर जख्मी और गंजा कर दिया। तिलिस्मी कबूतर, ये बताओ कि मेरे शौहर गर्दाब जादूगर ने मुझे नशावर इतर से क्यों बेहोश किया और मैं कौन हूं? सांगी जादूगरनी ने कबूतर से कहा। यह भी बताओ कि उमरू जो सांगी जादूगरनी का हमशक्ल बनकर यहां आया था, अब किस शक्ल में और कहां है? सब्ज जादूगर ने गुस्से से कहा। आपको गर्दाब जादूगर ने नहीं बल्कि उमरू ने नशावर इतर से बेहोश किया था, जो गर्दाब जादूगर का हमशक्ल बना हुआ था, और उमरू इस वक्त आपके महल के दरबान का हमशक्ल बना हुआ है। तिलिस्मी कबूतर ने पहले सांगी जादूगरनी और फिर सब्ज जादूगर से मुखातिब होकर कहा तो वो सब हैरत से उछल पड़े। दरबान तो महल के दरवाजे पर खड़ा था। गाफिल जादूगर ने बौखलाकर सब्ज जादूगर से कहा, जल्दी जाओ, उमरू को हमारे तिलिस्म से बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना तिलिस्म होशरुबा का शहनशाह मुझसे गवर्नरी छीन कर किसी और को तिलिस्म जालूद का गवर्नर बना देगा। सब्ज जादूगर ने चीखते हुए गाफिल जादूगर से कहा। अब उसका बाप भी मेरे हाथों से नहीं बच सकता लीजा, गाफिल जादूगर ने जोशीले अंदाज में कहा और चंद सिपाहियों के साथ फौरन महल से निकलकर सांगी जादूगरनी के महल की तरफ दौड़ने लगा। वह सांगी जादूगरनी के महल पहुंचा तो दरबान दरवाजे के पास ही इत्मीनान से सो रहा था और उसके हाथ में एक खाली बोतल थी। गाफिल जादूगर ने उसके हाथ से बोतल छीनकर सूंघी तो उसे बू से पता चल गया कि बोतल नशावर शरबत की है। उसने गुस्से से दरबान के पहलू में लात मारी, लेकिन दरबान बेदार न हुआ और न ही उसके जिस्म में कोई हरकत हुई। गाफिल जादूगर गजबनाक हो गया। उसके हुक्म पर सिपाहियों ने दरबान को उठाकर जोर से जमीन पर पटका तो दरबान की चीख निकल गई और उसे होश आ गया। उमरो यार, नशा पीकर धुत पड़े हो, उठो हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें बांध कर ले जाएंगे, गाफिल जादूगर ने गुराते हुए कहा। मैं उमरो यार नहीं हूं जनाब, मुझे तो सांगी जादूगरनी ने गवर्नर के महल से वापस आते ही नशावर बर्फी खिलाई थी और मैं बेहोश हो गया था, दरबान ने खौफ से हकलाते हुए कहा। तो गाफिल जादूगर चौंक पड़ा। उसे दरबान के बयान में सच्चाई महसूस हुई और उसने फौरन ही एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा।
तो जमीन से एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी पुतले ने मौदबाना लहजे में कहा। उम्र इस वक्त कहाँ है और किस शक्ल में है? गाफिल जादूगर ने तहकमाना लहजे में पुतले से पूछा। आका, उम्र इस दरबान का हमशक्ल बना हुआ है और इस वक्त आपके महल में आपकी बेगम से बातें कर रहा है। तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया तो गाफिल जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। उमरू की अपने महल में मौजूदगी का सुनकर उस पर बौखलाहट तारी हो गई। उसने तिलिस्मी पुतले पर फूंक मारी तो तिलिस्मी पुतला गायब हो गया। जल्दी चलो, कहीं उम्र यार मेरा खजाना ना लूट ले, गाफिल जादूगर ने चीखते हुए लहजे में सिपाहियों से कहा। और फिर वह सिपाहियों के हमरा शहर के आखिरी हिस्से में वाक़ अपने महल की तरफ दौड़ने लगा। उमरू सांगी जादूगरनी के दरबान का हमशक्ल बनकर गाफिल जादूगर के महल पहुंचा था। उसने महल के दरवाजे पर खड़े दरबान को बताया कि उसे गाफिल जादूगर ने ज़रूरी काम के लिए भेजा है और गाफिल जादूगर की बीवी से मिलना चाहता है। तो दरबान महल के अंदर चला गया। मैंने चमचम जादूगरनी को बता दिया, उसने तुम्हें अंदर तलब किया है। दरबान ने बाहर आकर उमरू से कहा तो उमरू महल में दाखिल हुआ और आगे बढ़ने लगा। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उमरू उस कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर एक जादूगरनी बैठी हुई थी। उमरू ने उसे अदब से सलाम किया। यकीनन वही चमचम जादूगरनी थी। गाफिल जादूगर ने तुम्हें किस काम से भेजा है? चमचम जादूगरनी ने सलाम का जवाब देकर पूछा। गवर्नर की बेटी की मंगनी में परिस्तान से कलाकंद मंगवाकर मेहमानों को खिलाई गई थी। आप चूंकि शाही महल में नहीं गई थी इसलिए आपके शौहर ने आपके लिए कलाकंद भेजी है, उमरू ने मौदबाना लहजे में कहा और जेब से कलाकंद का लिफाफा निकालकर चमचम जादूगरनी को पेश कर दिया। तो उसने लिफाफा मेज पर रख दिया। आपके शौहर ने फरमाया था कि चक्कर देख लें और पसंद आ जाए तो बताएं, ताकि परिस्तान से मजीद कलाकंद मंगवा कर रख ली जाए, क्योंकि इस वक्त गवर्नर के खर्चा पर मिल जाएगी, बाद में अपनी रकम से मंगवाना पड़ेगी। उमरू ने कहा तो चमचम जादूगरनी ने लिफाफे से कलाकंद का एक टुकड़ा निकाल कर खाया, लेकिन खाते ही बेहोश होकर कुर्सी से नीचे जा गिरी, क्योंकि कलाकंद नशावर थी। उमरू ने लिफाफा उठाकर जंबील में डाला और तेजी से अपना हुलिया तब्दील करने लगा। उसने रंगो रोगने यारी से खुद को चमचम जादूगरनी का हमशक्ल बनाया और चमचम जादूगरनी को सांगी जादूगरनी के दरबान का हमशक्ल बनाकर उसे दरबान का लिबास पहनाया और खुद चमचम जादूगरनी का लिबास पहन लिया। फिर चमचम जादूगरनी के हाथ पांव बांधे और उसकी जुबान में सुई पैवस्त कर दी। इस काम से फारिग होकर वो महल की तलाशी लेने और दौलत लूटने के इरादे से कमरे से बाहर आया तो उसी लम्हे गाफिल जादूगर आता दिखाई दिया। उसके साथ चंद सिपाही भी थे। उमरू से देखकर रुक गया। सरताज, तुम बड़े मौके पर आए हो। मैं तुम्हें इतला देने के लिए दरबान को तुम्हारी तरफ रवाना करने जा रही थी। उमरू ने चमचम जादूगरनी की आवाज़ में गाफिल जादूगर से कहा। क्यों, सांगी जादूगरनी के महल का दरबान कहाँ है? गाफिल जादूगर ने चौंकते हुए तेजी से पूछा। उसी के बारे में तुम्हें इतला भेजने वाली थी सरताज। उस कबीस ने मुझे बेहोश करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने मंत्र फूंक कर उसे बेहोश कर दिया। अंदर बंदा पड़ा है। उमरू ने कहा तो गाफिल जादूगर तेजी से कमरे में आया और वहां फर्श पर बेहोश पड़े दरबान को देखकर इत्मीनान का सांस लिया। चमचम, अच्छा हुआ तुमने मेरे आने से पहले इसे बेहोश कर दिया। यह दरअसल असल में उमरू अय्यार है और सब्ज जादूगर ने मुझे इसकी गिरफ्तारी के लिए सांगी जादूगरनी के महल भेजा था, लेकिन वहां मुझे तिलिस्मी पुतले से पता चला कि यह मक्कार मेरे महल में है और तुमसे बातें कर रहा है, तो मैं फौरन इस तरफ दौड़ पड़ा। गाफिल जादूगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। फिर तो इस कबीस उमरू को यहां से ले जाओ, इसे होश आ गया तो भाग जाएगा। उमरू ने घबराकर चमचम जादूगरनी की आवाज़ में कहा तो गाफिल जादूगर ने सिपाहियों को अंदर तलब करके बेहोश दरबान के बारे में हुक्म दिया कि दरबान को इसी हालत में उठाकर गवर्नर के महल ले चलें। फिर वो खुद भी उन सिपाहियों के साथ महल से निकल गया जिन्होंने दरबान को उठाया हुआ था। उनके जाने के बाद उमरू कमरे से बाहर आया और तेजी से महल की तलाशी लेता हुआ उस कमरे में जा पहुंचा जहां मालो दौलत से भरे कई संदूक रखे थे। उमरू ने तमाम दौलत अपनी जमील में भरी और महल से बाहर आ गया जहां दरबान खड़ा था। मेरे लिए हवाई घोड़ा बनाओ, मुझे गवर्नर के महल जाना है, उमरू ने चमचम जादूगरनी की आवाज़ में दरबान को हुक्म देते हुए कहा। तो दरबान ने एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंक मारी तो फौरन ही फिजा में एक हवाई घोड़ा नमूदार होकर उनके सामने ज़मीन पर उतरा। इसे मेरे ताबे कर दो क्योंकि मुझे इसी पर वापस आना है, उमरू ने दरबान से कहा। तो दरबान ने तिलिस्मी घोड़े को उमरू के ताबे कर दिया। तब उमरू ने दरबान को साथ लिया और महल के अंदर आकर अपनी जेब से सुरमादानी निकाली। दरबान उसे हैरत से देख रहा था। सुनो, हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में उमरू भेस बदल कर यहाँ आए और तुम उसे पहचान ना सको। यह सुरमा आंखों में लगा लो, उमरू जिस शक्ल में भी आएगा इस सुरमा की वजह से तुम उमरू की असल शक्ल देखोगे, तब तुम उसे गिरफ्तार कर लेना। उमरू ने मुस्कुराते हुए दरबान से कहा और सुरमे की सलाई दरबान की आंखों में डाली तो फौरन ही दरबान लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। उमरू ने उसे उठाकर अपनी जंबील में डाला और महल से बाहर निकल आया। बाहर खूबसूरत और लंबे परों वाला सफ़ेद तिलिस्मी घोड़ा उसका मुंतजिर था। उमरू उस पर सवार हुआ और घोड़े को तिलिस्म जालूद के शाही खजाने की इमारत की तरफ चलने का हुक्म दिया। तो घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और एक सिमत उड़ने लगा। उमरू ने फैसला किया था कि शाही खजाना लूटने के बाद वह वापस अपने मुल्क चला जाएगा। चंद लम्हों बाद तिलिस्मी घोड़ा शाही खजाने की इमारत के सेन में उतरा तो वहां पहरा देने वाले मुहाफिज जल्दी से करीब आ गए
उमरू ने घोड़े से उतरते वक्त झुककर घोड़े के कान में कहा कि वो वहीं ठहरा रहे। सुनो, तुम लोग अपनी अपनी जगह होशियार खड़े रहो। अभी मेरा शौहर गाफिल जादूगर यहाँ आने वाला है। उसे गवर्नर ने वजीर खजाना और मुझे खजाने के इंचार्ज मुकर्रर किया है। मैं अंदर खजाने का शुमार करने जा रही हूँ। मेरे बाहर आने तक कोई अंदर ना आए, वरना सजा से नहीं बच सकेगा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या नाम है मेरा? उमरू ने मुहाफिजों से बात करते हुए कहा। जी हाँ, आप कोतवाल गाफिल जादूगर की बेगम चमचम जादूगरनी है। एक मुहाफिज ने मौदबाना लहजे में कहा। तुमने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। लो, इसी खुशी में मिठाई खाओ और अपने साथियों को भी खिलाओ। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा और जंबील से कलाकंद का लिफाफा निकालकर उस मुहाफिज को दे दिया। मुहाफिजों ने कलाकंद खाई और बेहोश होकर गिरने लगे। सब मुहाफिजों के बेहोश होने पर उमरू कमरों की तरफ बढ़ गया। खजाने के 7 कमरे मालो दौलत से भरे हुए थे। उमरू तेजी से मालो दौलत अपनी जंबील में भरने लगा। थोड़ी देर में उसने सारा खजाना अपनी जंबील में भर लिया, लेकिन सुलेमानी जंबील अब भी खाली दिखाई दे रही थी। इस काम से फारिग होकर उमरू ने अपनी जंबील में कैद चमचम जादूगरनी के दरबान को निकाला और रंगो रोगने अय्यारी से उसे अपना हमशक्ल बनाने लगा। फिर वो कमरे से बाहर आया और बाहर बेहोश मुहाफिजों में से एक मुहाफिज को उठाकर अंदर ले आया। उसने मुहाफिज को रंगो रोगने अय्यारी से चमचम जादूगरनी का हमशक्ल बनाया और खुद को मुहाफिज का हमशक्ल बनाने के बाद उससे लिबास भी तब्दील कर लिया। मुहाफिज अब चमचम जादूगरनी दिखाई दे रहा था। उमरू ने इसे वहीं दरबान के पास डाल दिया और बाहर आकर घोड़े पर सवार हो गया। उसने तिलिस्मी घोड़े को तिलिस्म जालूद से बाहर चलने को हुक्म दिया तो घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से एक तरफ उड़ने लगा। गवर्नर सब्ज जादूगर के महल में सब्ज जादूगर समेत तमाम लोग गाफिल जादूगर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद गाफिल जादूगर महल में दाखिल हुआ। उसके सिपाहियों ने एक बेहोश आदमी को उठा रखा था जो सांगी जादूगरनी का दरबान था। सिपाहियों ने दरबान को सब्ज जादूगर के कदमों में डाल दिया। लीजिए हजूर, उमरू हाजिर है। गाफिल जादूगर ने बड़े फख्र से सब्ज जादूगर से कहा। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? सब्ज जादूगर ने गुस्सीले लहजे में पूछा। आलीजा, असल में यह बदबख्त सांगी जादूगरनी के महल में नहीं था। मैंने जादू से मालूम किया तो पता चला कि यह मेरे महल में मेरी बेगम चमचम जादूगरनी से बातें कर रहा है। चुनाचे मैं अपने महल गया तो चमचम जादूगरनी से पहले बेहोश कर चुकी थी, क्योंकि इसने चमचम जादूगरनी को बेहोश करने की कोशिश की थी ताकि महल से मेरा खजाना लूट सके। लेकिन चमचम जादूगरनी ने इसे पकड़कर बेहोश कर दिया। गाफिल जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। बहुत खूब, फिर तो चमचम जादूगरनी ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है। हम उसे जरूर इनाम देंगे, लेकिन पहले इस खबीज से मेहमान खवातीन के जेवरात हासिल कर लें। सब्ज जादूगर ने खुश होकर कहा और खवातीन को हुक्म दिया कि वो उमरू की जूतों से मुरम्मत करें। तो तमाम औरतें जूते लेकर दरबान की मुरम्मत करने लगीं। उन्होंने दरबान की इतनी पिटाई की कि दरबान को होश आ गया। तब सब्ज जादूगर के हुक्म पर औरतें पीछे हट गईं। उमरू, तुम किसी भी शक्ल में मुझसे नहीं बच सकते। शराफत से तमाम जेवरात वापस कर दो। सब्ज जादूगर ने दरबान से सख्त लहजे में कहा तो दरबान ने अपनी जुबान बाहर निकालकर दिखाई जिसमें सुई पैवस्त थी। सुई देखकर सब्ज जादूगर चौंका और उसने अपने हाथ में मौजूद तिलिस्मी हड्डी पर एक मंत्र पढ़कर हड्डी दरबान के चेहरे पर घुमाई तो दरबान के चेहरे से रंगो रोगन गायब हो गया और उसकी सूरत बदल गई। दरबान की नई शक्ल देखकर सब लोग हैरान रह गए, जबकि गाफिल जादूगर भी हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि वह दरबान नहीं बल्कि उसकी बीवी चमचम जादूगरनी थी। गाफिल जादूगर ने करीब आकर उसकी जुबान से सुई खींच ली। सरताज, आपने मुझ पर जुल्म किया है। मुझे नशावर मिठाई भिजवाई थी आपने, चमचम जादूगरनी ने रोते हुए कहा। पूरी बात बताओ चमचम, सब्ज जादूगर ने चौंकते हुए कहा। तो चमचम जादूगरनी ने पूरा वाकया बता दिया। ओ बदबख्त गाफिल जादूगर, तुमने वाकई अपनी बीवी पर जुल्म किया और बगैर तहकीक किए से यहाँ ले आए। अब जल्दी से असल उमरू को पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। सब्ज जादूगर ने गजबनाक होकर गाफिल जादूगर से कहा और फिर तिलिस्मी हड्डी पर एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो हड्डी बोलने लगी। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी हड्डी ने मौदबाना लहजे में कहा। उमरू कहाँ है और किस शक्ल में है? सब्ज जादूगर ने तिलिस्मी हड्डी से पूछा। आका, उमरू चमचम जादूगरनी के रूप में है और इस वक्त शाही खजाना लूट रहा है। तिलिस्मी हड्डी ने जवाब दिया तो सब्ज जादूगर हैरत से उछल पड़ा। अरे भागो, उमरू शाही खजाना लूटकर तिलिस्म जालूद को कंगाल कर रहा है। सब्ज जादूगर ने चीखते हुए कहा तो गाफिल जादूगर बौखला गया और दौड़ता हुआ महल से बाहर निकल आया। सब्ज जादूगर गुस्से से इधर उधर टहलने लगा। हजूर, रात होने वाली है, मंगनी की रस्म कब अदा की जाएगी? सब्ज जादूगर के दामाद तूफान जादूगर ने मौदबाना लहजे में कहा तो सब्ज जादूगर रुक कर उसे घूरने लगा। तुम्हें मंगनी की पड़ी है और उम्र यार शहर में लूटमार करता फिर रहे। तुमने एक बार भी अफसोस का इजहार नहीं किया, झूठे मुंह से यह तक नहीं कहा कि तुम उमरू को पकड़ कर लाते हो। सब्ज जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मुआफी चाहता हूँ आलीजा, आप हुक्म फरमाएं, मैं अभी उमरू यार को कान से पकड़ कर ले आता हूँ। तूफान जादूगर ने जोश भरे लहजे में कहा। ठीक है, अगर तुम उमरू यार को गिरफ्तार कर ले आए तो मंगनी की जाएगी, वरना नहीं। सब्ज जादूगर ने फैसला कुन लहजे में कहा तो तूफान जादूगर बड़े जोश के आलम में उमरू को पकड़ने के लिए रवाना हो गया।
तमाम खवातीन अपने अपने घरों को जाएं। कल तक उनके जेवरात उनके घरों में पहुंचा दिए जाएंगे या जेवरात की कीमत अदा कर दी जाएगी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब्ज जादूगर ने महल में मौजूद औरतों से कहा तो वो सब रुखसत हो गईं। उनके जाने के बाद सिर्फ वहां सब्ज जादूगर मलका और उसकी बेटी रह गए थे। तुम दोनों भी आराम करो, जब तक उमरू यार गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, सब्ज जादूगर ने उन दोनों से कहा तो वो भी खामोशी से अपने अपने कमरे में चली गईं। और सब्ज जादूगर एक बार फिर टहलने लगा। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक ऊपर से किसी चीज का उस पर साया पड़ा। तो सब्ज जादूगर ने बेख्तियार सर उठाकर ऊपर देखा और चौंक पड़ा। महल के ऊपर से परों वाला सफेद तिलिस्मी घोड़ा गुजर रहा था और उस पर एक आम लिबास वाला मुहाफिज सिपाही सवार था। सब्ज जादूगर को हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया कि एक सिपाही को उसके महल के ऊपर से गुजरने की जरूरत कैसे हुई। उसने अपने हाथ में मौजूद तिलिस्मी हड्डी पर मंत्र पढ़कर फूंक मारी और हड्डी का रुख हवाई घोड़े पर सवार मुहाफिज की तरफ किया। तो मुहाफिज की शक्ल बदल गई। अब घोड़े पर मुहाफिज की बजाय उमरू अय्यार दिखाई दे रहा था। ठहर जाओ बदबख्त उमरू, तुम बचकर नहीं जा सकते, सब्ज जादूगर ने उमरू को ललकारते हुए कहा। खबरदार, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं उमरू को पकड़ने जा रहा हूं, उमरू ने कहा और तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली। बको मत, मुझे तुम्हारी असल शक्ल नजर आ रही है उमरू, सब्ज जादूगर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और एक मंत्र पढ़कर हड्डी का रुख घोड़े की तरफ किया तो घोड़ा यकदम गायब हो गया और उमरू कलाबाजियां खाता हुआ महल की छत पर आ गिरा। सब्ज जादूगर तिलिस्मी हड्डी लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उमरू यार छत पर गिरा तो उसे कोई चोट न आई क्योंकि उसके पास सुलेमानी जंबील थी, जिसकी वजह से उमरू चोट लगने से महफूज रहा। उमरू ने संभल कर फौरन ही जंबील से अपनी सुलेमानी चादर निकाल ली और ओढ़ ली। अब वो किसी को नजर ना आ सकता था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जब वो सीढ़ियों के करीब पहुंचा तो सब्ज जादूगर ऊपर आ रहा था। उमरू एक तरफ खड़ा हो गया। सब्ज जादूगर सीढ़ियां चढ़कर छत पर आया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उमरू उसे कहीं नजर नहीं आया। वो सोचने लगा कि उमरू कहाँ गायब हो गया है। उसी लम्हे उमरू ने चुपके से सब्ज जादूगर के करीब आकर उसकी नाक पर सफूफे बेहोशी मल दिया और दूसरे ही लम्हे सब्ज जादूगर का सर चकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उमरू ने वहीं बैठे बैठे जंबील से रंगो रोगने अय्यारी निकाला और खुद को सब्ज जादूगर का हमशक्ल बनाकर उसका लिबास उतार कर पहना और फिर सब्ज जादूगर को उठाकर जंबील में कैद कर लिया। चंद लम्हों बाद वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो महल में मौजूद पहरेदार उसे ना देख सके। उमरू महल से बाहर आया तो वहां दरबान मौजूद थे। मुहाफिज दरबान, मेरे लिए तिलिस्मी घोड़ा बनाओ और इसे मेरे ताबे कर दो, मुझे पोशीदा रहकर शहर का गश्त लगाना है, उमरू ने सब्ज जादूगर की आवाज में मुहाफिज दरबान से कहा तो दरबान ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लेकिन उसे उमरू कहीं नजर न आया। और फिर दरबान ने एक मंत्र पढ़कर हवा में फूंका तो पर वाला तिलिस्मी घोड़ा नमूदार हुआ और उनके सामने जमीन पर उतर आया। उमरू घोड़े पर सवार हुआ और उसे सरहद की जानिब उड़ने का हुक्म दिया तो घोड़ा फिजा में बुलंद होकर तिलिस्म जालूद की सरहद की तरफ उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद घोड़ा उमरू के मुल्क पहुंच गया। उमरू ने शहर से बाहर घोड़े को उतरने का हुक्म दिया तो घोड़ा जमीन पर उतरा। उमरू घोड़े से उतरा तो घोड़ा गायब हो गया, मगर उमरू ने परवाह न की। उसे अब घोड़े की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जंबील से सब्ज जादूगर को निकाला जो बेहोश था। उमरू ने उसके हाथ पांव बांधे और उसकी जुबान में सुई पैवस्त करने के बाद बेहोशी दूर करने वाले सफूफ की चुटकी सब्ज जादूगर की नाक पर मल दी और फिर सुलेमानी चादर उतारकर जंबील में रख ली और जंबील से तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली। चंद लम्हों बाद सब्ज जादूगर को होश आया तो वो खुद को एक अजनबी जगह पाकर हैरान हुआ और फिर गुस्से से उमरू को घूरने लगा। सब्ज जादूगर, इस वक्त तुम मेरे मुल्क में हो जिसे तबाह करने की तुमने धमकी दी थी, लेकिन अब तुम खुद मरने वाले हो। तुम मुझसे अपने भाई की लूटी हुई दौलत वापस हासिल करना चाहते थे, लेकिन देख लो, मैं तुम्हारे कई जादूगरों समेत तुम्हारा शाही खजाना लूट कर वापस आ गया हूं और तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सके। अब मैं तुम्हें सब्ज जादूगर से सुरख जादूगर बना रहा हूं। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा और तलवार के एक ही वार से सब्ज जादूगर का सर तन से जुदा कर दिया। सब्ज जादूगर हलाक हुआ तो उमरू अपने घर की तरफ चल दिया। वो घर में दाखिल हुआ तो शाम होने वाली थी और उसकी बीवी उसे देखकर खफा होने लगी। तुम कहाँ चले गए थे सरताज, मैंने तुम्हारे इंतजार में अब तक खाना नहीं खाया, उमरू यार की बेगम ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं जरा शहर से बाहर हुदहुद के अंडे की तलाश करने गया था, लेकिन मुझे एक भी अंडा नहीं मिला। अच्छा, अब सब बातें छोड़ो और जल्दी से खाना ले आओ, मुझे सख्त भूख लगी है, उमरू ने बहाना बनाते हुए कहा। तो उसकी बेगम ने गुस्से से उसे घूरा और फिर वो खाना लेने चली गई। उसे जरा भी शक न हुआ था कि उमरू अय्यार तिलिस्म होश रुबा में लूट मार करके वापस आया है।